जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जाना था, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यानी उसकी खोज, इसके अलावा उसका नामकरण और उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा किया था। अब इस पार्ट में दोस्तों जितने भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल होंगे वो हम लोग समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बात दोस्तों कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे। बिना नोट्स बनाए हुए पढ़ने का मतलब ये है कि फिर घातक हो सकता है ना, क्योंकि एक तरफ आप पढ़ते चलेंगे दूसरी तरफ भूलते चलेंगे। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, केवल रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं, तब तो ठीक है। और दोस्तों इस क्लास का जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा क्लास के बाद, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसको भी वहां से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट है ये आप ध्यान रखेंगे। विषय वस्तु, तो इसका विषय वस्तु क्या है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल हैं हम उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। इन स्थलों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और इससे हट करके भी दोस्तों कुछ और भी स्थल हैं जो इसमें नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो दोस्तों सबसे पहले तो है हड़प्पा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह एक स्थल है, यह एक गांव है जहां पर सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान है और यहीं पर सबसे पहले उत्खनन हुआ था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा तो जमीन के नीचे, पूरा का पूरा सभ्यता जमीन के नीचे तभी हुई थी और वो बहुत पुरानी सभ्यता थी, लगभग 4,500 पुरानी, लगभग 4,500 पुरानी। लेकिन दोस्तों यह 1921 में पहली बार खोजा गया। तो सवाल ये है कि ये खोजा कहाँ पर गया था, तो ये हड़प्पा नामक स्थान पे खोजा गया था और इसीलिए इस पूरी की पूरी सभ्यता को, जहां तक ये स्थल मिला, सबको ही हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहा गया। तो ध्यान रखना है, पहले स्टार्टिंग में तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता थी, लेकिन बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो दोस्तों हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस नदी के किनारे है। नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मेरा ऐसा अपना अनुभव है कि जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो तुरंत ही सिंधु बताते हैं। नहीं, देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है, इसलिए हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा ऐसा नहीं है। अगर हड़प्पा स्थल पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? रावी नदी। नदी अगर पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और 1921 में दोस्तों इसकी खोज हुई थी और किसने किया था? दयाराम साहनी। आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि इस टाइम पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, जरूर बताएंगे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इस समय अध्यक्ष कौन था? जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स्य द्वारा दोस्तों हड़प्पा की खोज की गई थी, उत्खनन किया गया था 1921 में। क्लियर है? और दोस्तों यह कहां पर है, तो इसका स्थान कहां पे है, ये कहां पे है वर्तमान में, तो ये ध्यान रखना है आपको कि मांटे गोमरी जिला है, मांटे गोमरी डिस्ट्रिक्ट है। कहां का है ये मांटे गोमरी जिला? दोस्तों मांटे गोमरी जो जिला है यह पंजाब में है। और पंजाब ध्यान रखना है, भारत का पंजाब नहीं। पंजाब दो हैं, एक भारत में भी पंजाब है और एक पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पंजाब दो हैं, एक भारत में पंजाब है, एक पाकिस्तान में। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि पाकिस्तान वाले पंजाब में है। ये कहां पे है? पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में है पंजाब का, उस वाले हिस्से में दोस्तों मांटे गोमरी एक डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर रावी नदी के किनारे यह खोजा गया था। क्लियर है? अगर आप मैप में देखेंगे, इसको मैप में मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको।
अगर दोस्तों इंडिया का मैप देखेंगे और अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, इंडिया से इधर पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यह लगभग लगभग यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे इस वाले स्थान पे दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है। और इसी को क्या कहते हैं, हड़प्पा नामक स्थान है ये, जो कि कहाँ पे है, मांटेगोमरी जिले में है, पंजाब प्रांत में है। और ये कहाँ पे है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी होगी, तो रावी नदी होगी। खोज इसका 1921। और ये जो भी मैंने बताया है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा से तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन दो चीज़ों का नाम तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। दो चीज़ों का नाम बिल्कुल जुबान पे होगा। पहला है दोस्तों विशाल अन्नागार। क्या होगा, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, सर ये क्या होता है, विशाल अन्नागार क्या होता है दोस्तों, जैसे अनाज रखने के लिए जो कोठार होते हैं, बड़े बड़े कोठार होते हैं, जो भंडार होते हैं, तो वही विशाल अन्नागार दोस्तों यहाँ से मिला हुआ है। मतलब अन्न रखने के लिए जो भंडारण जो किया जाता है, तो उसका भंडार, उसका एक तरीके से जो अन्नागार है जो है ना, तो ये कोठार एक तरीके से यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसको विशाल अन्नागार बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये हड़प्पा से ही मिला हुआ है। और दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखना है आपको, श्रमिकों के लिए आवास। किसके लिए, श्रमिकों के लिए आवास। श्रमिकों के लिए आवास, ये दो चीज़ें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रमिकों के लिए आवास दोस्तों, ये दो चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है, जो हड़प्पा नामक स्थान से मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम इसके परिचय के बारे में। दोस्तों स्थान इसका रावी नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। खोज इसकी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषताएं, सुनियोजित नगर मिला हुआ है, ये बिल्कुल शहरी प्रकार का। और दोस्तों पिग्गट ने मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा को भी जुड़वा राजधानी कहा था। हम सब जानते हैं ना कि मोहनजोदड़ो के साथ हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा शहर को भी हड़प्पा सभ्यता का राजधानी कहा गया था, जुड़वा राजधानी। तो जुड़वा राजधानी में एक मोहनजोदड़ो आता है और एक हड़प्पा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। पिग्गट ने ऐसा कहा था कि भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जुड़वा राजधानी हुआ करते थे उस टाइम। क्लियर है। तो सुनियोजित बिल्कुल व्यवस्थित नगर है, यहाँ पे सड़कों का यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया ग्रिड पद्धति पे जाल मिला हुआ है। तो ये तो लगभग बहुत सारे जगहों पे है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों अन्न भंडार। तो अन्न भंडार, यहाँ पे कोठार मिला हुआ है, बृहद कोठार मिला हुआ है, ग्रेनरी बोलते हैं इसको। और एक दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, मजबूत दीवार, चबूतरा। चबूतरा श्रमिकों के बैठने के लिए, तो श्रमिकों के बैठने के लिए चबूतरा पूछे या श्रमिकों के लिए आवास पूछे। अब किसके बारे में बताएंगे दोस्तों, हड़प्पा के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। और महत्व इसका क्या है, तो सभ्यता का नाम इसी स्थल पे पड़ा था। तो सभ्यता का नाम दोस्तों इसी स्थल पे, हड़प्पा के नाम पर ही पड़ा था। इतनी बातें आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्थल है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो है। यह कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में। इसकी खोज 1922 में किसने किया था दोस्तों, तो राखाल दास बनर्जी। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो ये ध्यान रखना है, कब, 1922 में। अच्छा 1922 में ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, तो स्थान ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको कि यह कहाँ पे है, तो यह दोस्तों पाकिस्तान में है। और जिला कौन सा है, तो लरकाना जिला है दोस्तों, लरकाना जिला। और राज्य कौन सा है, सिंध प्रांत है, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो इतनी बातें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हड़प्पा है ऐसे ही मोहनजोदड़ो है, मतलब इनके बारे में तो आपको नहीं भूलना है। फिर एक चीज और, एक तो ये कब मिला, 1922। किसने खोज की, राखाल दास बनर्जी ने। कहाँ पर है ये, तो लरकाना में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट नहीं ध्यान रखना है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाता है, शहरों का मिलान करने के लिए आता है। तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में ये है। क्लियर है। अच्छा किस नदी के किनारे ये स्थित है दोस्तों, किस नदी के किनारे, अगर नदी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। इतनी बातें तो इंपॉर्टेंट है। अब इसकी विशेषताएं, तो दोस्तों इसकी विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं और यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं। सबसे पहले तो यह राजधानी हुआ करता था, यह राजधानी माना गया है। अब वास्तव में यह राजधानी था या नहीं, अच्छा अनुमान, हम हड़प्पा सभ्यता के
लोगों द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं हैं उन्हीं को पा करके तो अनुमान लगाते हैं कि उनका जीवन शैली कैसा रहा होगा, उनकी सामाजिक आर्थिक जीवन कैसी रही होगी। हम कोई स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ पाए हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है वैसे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई जो वस्तुएं हैं हम उस आधार पर केवल अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी ऐसे रहते होंगे, ऐसे सोचते होंगे, ऐसे करते होंगे। तो दोस्तों हम उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं हैं उसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो हमने ये जाना कि जो ये मोहनजोदड़ो शहर मिला हुआ है यह बहुत बड़ा था, यह सबसे बड़ा था। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्थल कभी आपसे पूछे, सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह मोहनजोदड़ो है। और एक तो यह सबसे बड़ा था और दूसरा, एक तो यह सबसे बड़ा था और दूसरा मतलब यहाँ से बहुत सारी मुहरें मिली हुई हैं, यानी ये माना जाता था कि यहाँ से आर्थिक क्रियाकलाप होता था। तो दो कारणों से, एक तो यह सबसे बड़ा था और दूसरा आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी। इस आधार पे हमने ऐसा अनुमान लगाया कि दोस्तों यह राजधानी रही होगी। यह क्या रही होगी? राजधानी रही होगी। इतनी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी आपसे पूछे सबसे ज़्यादा मुहरें कहाँ से मिली हैं, सबसे ज़्यादा मुहरें कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सबसे ज़्यादा मुहरें मिली हैं, तो वो भी आप किसको बताएंगे? मोहनजोदड़ो को बताना है। क्लियर है? ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यह पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यह भाई भारत में नहीं है, यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो सवाल यह है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल होगा वो होगा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जैसे विशाल स्नानागार है, सूती कपड़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। इसके अलावा प्रस्तर की मूर्ति, जिसे पुरोहित की मूर्ति आप कहते हैं, इसके अलावा डांसिंग गर्ल जिसे आप नर्तकी की मूर्ति कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। तो ये लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो से इसका स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थान बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। स्थान कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। नदी पूछा जाता है आपसे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में सिंध प्रांत में है जो पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषताएं, तो यहाँ से विशाल स्नानागार मिला हुआ है जिसे आप ग्रेट बॉथ कहते हैं, जो धार्मिक महत्व का प्रतीक है। नाचती हुई लड़की की कान से मूर्ति मिली हुई है और पशुपति मुहर मिली हुई है। दोस्तों पशुपति मुहर पूछा जाता है कि यह कहाँ से मिला हुआ है? पशुपति। देखिए धार्मिक चीजें मैक्सिमम मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं, चाहे तो धार्मिक रूप से स्नानागार को धार्मिक ही माना जाता है, क्योंकि उसके तरफ दोस्तों, उसके दोनों तरफ, मतलब इधर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ तो उसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ अग्निकुंड है। इसके अलावा कपड़े बदलने के लिए भी बिल्कुल एकदम बढ़िया सा इधर रूम वगैरह की व्यवस्था की गई है ताकि कपड़े बदले जा सके, है ना, चेंज करना हो कपड़ों को नहाने के बाद तो वो चेंज करने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अग्निकुंड भी है, हवन कुंड है। तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि भैया ये जो विशाल स्नानागार है यह तो एक धार्मिक क्रियाकलाप के लिए ऐसा बनाया गया होगा। अब वास्तव में वो किस यूज के लिए था हमें नहीं मालूम है, हम विद्वान अपने अपने आधार पे अनुमान लगाते हैं दोस्तों, ऐसे ही। ठीक है, तो विशाल स्नानागार यह ग्रेट बॉथ है जो धार्मिक महत्व का प्रतीक है। इसके अलावा नाचती हुई लड़की, नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और पशुपति नाथ की मुहर मिली हुई है, पुजारी की मूर्ति मिली हुई है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये। इसके अलावा सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला हुआ है, सूती वस्त्र का साक्ष्य। ये सब वस्तुओं का पूरा आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो एग्जाम में बार बार ये सब सारी चीज़ें पूछा जाता है आपसे कि कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी, यह संभवतः क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों यह राजधानी मानी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की कैपिटल रही होगी, राजधानी रही होगी, जो मोहनजोदड़ो है। स्टुअर्ट पिगट, ये जो पिगट महोदय हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा था। तो सबसे पहले स्टुअर्ट पिगट, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो यह बिल्कुल नोट कर लेंगे कि जो पिगट हैं, महोदय पिगट हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। इतनी बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सबसे ज्यादा मुद्रा या मुहरें
मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। सबसे ज़्यादा मुद्रा या मोहरें प्राप्त मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी दोस्तों, और जिन पर सर्वाधिक एक श्रृंगीय पशु होता था। जो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें मिली हैं उन पर एक श्रृंगीय पशु छपे हुए होते थे, और वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो इतनी बातें भी आपको बिल्कुल स्पष्ट याद होना चाहिए। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार मैं बोलता हूँ कि याद होना चाहिए, सच में याद होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कुछ ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में सारे फैक्ट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। महत्व इसका, तो मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। और यह सभ्यता पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो अगर पूछा जाए आपसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो भी आप बताएंगे मोहनजोदड़ो को, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। क्लियर है? और इसे सिंध प्रांत का नखलिस्तान बोलते हैं। सिंध प्रांत का नखलिस्तान, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, पूछा जाता है आपसे कि सिंध प्रांत का नखलिस्तान किसे बोलते हैं, तो सिंध प्रांत का नखलिस्तान दोस्तों ये भी मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। और इसके अलावा पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो इतनी बातें बिल्कुल याद हो जाएं आपको। अब आगे आता है दोस्तों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में दोस्तों दो फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन दो चीज़ें तो इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नदी, अगर आपसे नदी पूछा जाएगा तो आप हमेशा बताएंगे दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। यह मोहनजोदड़ो से 120-130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये चनहुदड़ो। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? इसका केवल प्रांत आप ध्यान रखेंगे, स्थिति, इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है? यह सिंध प्रांत में है। केवल दो का ही आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना था, एक हड़प्पा का, एक मोहनजोदड़ो का। इनकी डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनसे केवल राज्य पूछा जा सकता है। तो ये सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इतनी बातें ध्यान रहे। और दोस्तों जो चनहुदड़ो है यह किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज, तो दोस्तों इसकी खोज 1931 में हुआ था। इसकी खोज 1931 में हुआ, और इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इनके खोजने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों NC मजूमदार। तो ये ध्यान रखना आपको, मजूमदार साहब ने इसकी खोज की थी। हालांकि इसकी व्यापक खुदाई, देखिए एग्जाम में दोनों इनाम देता है। इनके खोजकर्ता कौन थे? तो इनके खोजकर्ता दोस्तों 1931 में NC मजूमदार थे। लेकिन पूछा जाता है कि चनहुदड़ो का उत्खननकर्ता कौन था, यानी चनहुदड़ो की खोज इन्होंने की थी, लेकिन इन्होंने व्यापक खुदाई नहीं की। अगर पूछा जाएगा आपसे चनहुदड़ो की व्यापक खुदाई किसने किया, तो ये 1935 में दोस्तों इसकी खुदाई किया था अर्नेस्ट मैके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा चनहुदड़ो को पहली बार किसने खोजा था, तो आप बताएंगे NC मजूमदार, और इसका व्यापक खुदाई किसने किया, तो अर्नेस्ट मैके। और अर्नेस्ट मैके साहब ने इस पर व्यापक रिसर्च किया, और दोस्तों यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली। लेकिन हमें जो जानना है वो क्या जानना है? यह जो चनहुदड़ो है यह कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल है। पहली बात कि यह साज सज्जा की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यानी कि साज सज्जा जो होते हैं ना, जैसे अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कंघी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे चनहुदड़ो। आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप बताएंगे चनहुदड़ो से। इसके अलावा दोस्तों लिपस्टिक, सिंदूर, यानी कि साज सज्जा की जो वस्तुएं, श्रृंगार की जो वस्तुएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वो हमेशा आप किसको बताएंगे? चनहुदड़ो को बताएंगे। इतनी बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें मिली हैं? वक्राकार। देखिए जो चनहुदड़ो के लोग हैं ये बहुत ही कलाकार टाइप के लोग होते थे, यानी इनके साज सज्जा पर ये विशेष ध्यान देते थे और साज सज्जा की वस्तुओं को बनाते थे। और यहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मिली हैं। जैसे अगर कभी आपसे पूछे मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ से मिली है, तो मनका बनाने की फैक्ट्री दोस्तों दो स्थानों से मिली है। एक तो जो गुजरात का लोथल है, लोथल से भी मिला हुआ है, और दूसरा चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो में व्यापक पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन होता था, है ना। यहाँ के लोग काफ़ी कलाकार होते थे और कलाकार थे, और ये साज सज्जा पर विशेष ध्यान रखते थे, साज सज्जा की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो इन्होंने उन सामान्य ईंटों को शायद
यूज नहीं किया होगा, इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई होगी। और यहां से दोस्तों वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, वक्राकार ईंटें। तो आपसे पूछा जाता है कि वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं। देखिए पूरे हड़प्पा सभ्यता में 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, अभी तक की जो जानकारी है। हो सकता है आगे इसके और आगे तक अगर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है और भी कुछ स्थल मिलते हैं तो ये एरिया बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ था जो हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि हर जगह पर इसकी ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वह एक ही जैसा था, 4:2 और 1 के अनुपात में। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था 4:2:1 के अनुपात में दोस्तों हर जगह पे। लेकिन चनहुदड़ो एक अपवाद है, यहाँ से जो ईंटें मिली दोस्तों यह वक्राकार ईंटें। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो ये चनहुदड़ो से। इसके अलावा देखिए कल हम लोगों ने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे, जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो सारे के सारे दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलते थे, ऐसे इस तरीके से मिलते थे कि उनका पश्चिमी हिस्सा, हर गांव, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं हर गांव कुछ इस शेप में मिला है। इसका पश्चिमी भाग जो होता था यह ऊपर उठा हुआ होता था और पूर्वी भाग ऐसे नीचे को होता था। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वह सामान्य लोग माने जाते हैं और यहाँ पर जो लोग मिलते हैं वह विशेषाधिकार प्राप्त लोग माने जाते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को भले ही समता मूलक माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भैया समता मूलक समाज था, लेकिन इन दोनों के रहन सहन में अंतर था। हाँ इतना जरूर है कि यहां पर रहने वाले सभी लोगों में सिमिलरिटी थी और यहां पर रहने वाले लोगों में सिमिलरिटी थी, लेकिन इनके लाइफ स्टाइल में काफी अंतर दिखाई देता है। पश्चिमी भाग ऊपर उठा हुआ और निचला भाग इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हर क्षेत्र जो भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं वो दुर्गीकृत होते थे। दुर्गीकृत का मतलब होता है कि ये चारों तरफ से घिरे हुए होते थे, दुर्गीकृत होते थे, है ना। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के हर जगह पे जो स्थल मिले हैं वो चारों तरफ से दुर्गीकृत होते थे, घिरे हुए होते थे। लेकिन चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे दुर्गीकृत नहीं थे स्थल, और लगभग बराबर के थे लेकिन दुर्गीकृत नहीं थे। तो ये आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां पर दुर्गीकृत नहीं किया गया था, तो वो भी क्या होगा, चनहुदड़ो होगा। ये आप नोट कर लेंगे। स्थान सिंधु नदी के किनारे दोस्तों ये स्थित है, सिंध प्रांत में ही है, पाकिस्तान में, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका व्यापक खुदाई हुई थी, व्यापक इसका उत्खनन हुआ था 1935 में, ठीक है, 1935 में। ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर के लिए केवल आप खोज याद करने वही इंपॉर्टेंट है कि खोजा कब गया था, लेकिन ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक NG मजूमदार ने जो इसकी खोज किया थे और दूसरा दोस्तों जिन्होंने उत्खनन किया बड़े पैमाने पे, अर्नेस्ट मैके। दोनों लोगों का ही नाम पूछा जाता है चनहुदड़ो के बारे में। इनकी विशेषताएं क्या है, जो चनहुदड़ो के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ मनके और शंख वस्तुओं का निर्माण होता था। और देखिए निर्माण केंद्र है ये, मनके और शंख वस्तुओं का निर्माण केंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों मनके बनाने की फैक्ट्रियाँ मिली हैं बहुत सारी। और इसके अलावा लिपस्टिक और सिंदूर प्राप्त होने वाला स्थल है ये, लिपस्टिक और सिंदूर प्राप्त होने वाला। तो साज सज्जा के लिए चनहुदड़ो जाना जाता था। जो मोहनजोदड़ो है उसी के पास में ये स्थित था। वक्राकार ईंटें हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व हस्तशिल्प और छोटे पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों का ये केंद्र हुआ करता था। तो औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र कभी आपसे पूछा जाएगा तो वो भी आप बताएंगे चनहुदड़ो। हालांकि कुछ मनका बनाने की फैक्ट्री लोथल से भी मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मनका बनाने की फैक्ट्री लोथल भी है और चनहुदड़ो भी है। यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। वह स्थल जहां से कोई भी दुर्ग नहीं मिला हुआ है तो क्या बताएंगे आप, वह बताएंगे चनहुदड़ो, ठीक है। अब आता है दोस्तों धौलावीरा। क्या आता है, धौलावीरा। धौलावीरा आता है। तो धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा कहाँ पे है, ये स्थित कहाँ पे है, तो यह स्थित कहाँ पे है, यह दोस्तों गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ठीक है। अच्छा ये किस चीज के लिए जाना जाता था, तो उस टाइम दोस्तों यह जल संग्रहण के लिए जाना जाता था। किस चीज के लिए जाना जाता था, जल संग्रहण के लिए जाना जाता था। जल संग्रहण, अगर कभी आपसे पूछे वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण के लिए जाना जाने वाला स्थल कौन सा था, धौलावीरा। धौलावीरा में दोस्तों लोग जो थे, जो हड़प्पावासी लोग थे, धौलावीरा में अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो कुछ यूं आप समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा
यूं समझिए कि प्रायद्वीपीय भारत है, इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ऐसे इस तरीके से इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत। तो ये गुजरात का जो क्षेत्र है, इधर अरब सागर हो गया, अरब सागर, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये जो ऊपर का पार्ट है दोस्तों, ये तो गुजरात है पूरा। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, इसी को क्या कहते थे, इसको कहते हैं कच्छ, इसको कच्छ बोलते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये लोकेटेड था जो हमारा धौलावीरा स्थल है, धौलावीरा स्थल है, धौलावीरा स्थल है। और धौलावीरा को एक तो ये जल संग्रहण के लिए जाना जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है, यूनेस्को की साइट। और यूनेस्को क्या होता है दोस्तों, यह मैंने यूट्यूब पर क्लास बनाया हुआ है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, भारत में यूनेस्को की साइटों को देख सकते हैं। तो ये यूनेस्को का एक साइट है, और इसको यूनेस्को की साइट कब घोषित की गई, कब घोषित किया गया, 2021 में, सॉरी 1900 नहीं, 2021 में इसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। और इसके साथ दोस्तों एक तो ये धौलावीरा था, तो धौलावीरा और प्लस रामप्पा मंदिर, धौलावीरा और प्लस रामप्पा मंदिर है, इन दोनों को एक साथ यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। क्लियर है। तो जल संग्रहण के लिए धौलावीरा। इसके अलावा दोस्तों यह बहुत बड़े पैमाने पर, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है, स्टेडियम। तो अगर आपसे पूछे खेल का मैदान कहाँ पे मिला हुआ है, स्टेडियम यहाँ से मिला हुआ है जो धौलावीरा है। और क्या है यहाँ पे धौलावीरा, तो दोस्तों धौलावीरा से 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है, 10 पत्थरों का शिलालेख, 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है, 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है। इतनी बातें आपको बिल्कुल इसके बारे में रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों, वास्तव में ये जो कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे क्रीक हैं, और यहाँ पे नदियाँ, जैसे उत्तर भारत में, यहाँ से उत्तर से राजस्थान क्षेत्र से यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लेकिन लूनी नदी के बारे में आप जानते होंगे कि लूनी नदी ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती, न तो वो किसी नदी में मिलती है, न तो समुद्र में मिलती है, वह स्थल पे ही समाप्त हो जाती है। तो स्थल पर ही समाप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी, जो समुद्र में नहीं मिलती। कौन सी नदी है? लूनी। तो लूनी नदी यहीं पर धौलावीरा के पास आकर के समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में धौलावीरा एक द्वीप पर स्थित है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, क्रीक है, तो धौलावीरा एक द्वीप पर स्थित है। तो ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछे कि कौन सा स्थल किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो वो धौलावीरा होगा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी हो नदी बताना, ऑप्शन में ऐसा हो, तो आप हमेशा लूनी नदी बताएंगे कि भैया धौलावीरा तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्थान इसका कच्छ का रण है, गुजरात में स्थित है ये। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा किया गया था। इसकी खोज इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, जेपी जोशी द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई धौलावीरा की। ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेषताएं। अच्छा, यहाँ के जो नगर हैं वह 3 भागों में बटे हुए हैं। जैसे बाकी हर जगह के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ के दोस्तों 3 भागों में ऐसे बटे हुए हैं जो धौलावीरा के स्थल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में बटा हुआ यहाँ पे नगर मिला हुआ है जो धौलावीरा है। ठीक है। और एक है गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। तो गढ़ी किसे बोलते हैं? जो ऊंचाई पर है। इसके अलावा मध्य नगर और फिर निचला नगर। तो यहाँ पर दोस्तों 3 लेवल पे, 3 स्तर पे, यानी कि ये ध्यान रखना आपको, धौलावीरा कुल 3 भागों में बटा हुआ नगर मिला हुआ है। बाकी हर जगह पे तो 2 नगर। और कहाँ पे बिल्कुल कहीं पर कोई भी वो नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है, तो वो कौन सा है? चनउदड़ो है। जल संग्रहण प्रणाली और बड़े पैमाने पर जलाशय यहाँ से मिले हुए हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इसके बारे में, जो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ से विशाल स्टेडियम और 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विशाल स्टेडियम और 10 पत्थरों का शिलालेख। क्लियर है। हालांकि इनके द्वारा जो शिलालेख छोड़ा गया है वह आज तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब हमारे विद्वान पढ़ने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, और इनकी लिपि जो होती थी वो भाव चित्रात्मक थी, तो उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं हमारे विद्वान। ठीक, क्लियर है। महत्व इसका क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो यूनेस्को की साइट लिस्ट में शामिल है, ये इसका महत्व है। और इसको यूनेस्को की साइट कब घोषित किया गया था? 2021 ईयर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपको ईयर। अगला है दोस्तों लोथल। तो दोस्तों लोथल कहाँ पे है? तो लोथल दोस्तों ये गुजरात में है, गुजरात में है। स्थान, इसका स्थान कहाँ पे होगा? गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये समुद्र के किनारे ही स्थित है, समुद्र के किनारे, गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। तो
स्थित इसका स्थान कहाँ पे है? गुजरात में। और अगर नदी पूछा जाएगा, नदी, तो नदी दोस्तों इसका जो नदी होगा वो होगा नदी, तो नदी भोगवा नदी, भोगवा नदी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोथल की जो खोज हुई थी, खोज, तो खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव साहब ने किया था इसकी खोज, इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ राव द्वारा लोथल की खोज की गई थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेष बात क्या है? विशेष बात, तो इसकी विशेषता में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह उस टाइम पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह था दोस्तों, बंदरगाह। सर ये बंदरगाह क्या होता है? तो दोस्तों वह स्थान, वह स्थल जहां से जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि जाते हैं और वहां पे आकर के ठहरते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे समुद्र में बंदरगाह होते हैं जहां पर पानी वाले जहाज आकर के रुकते हैं, नाव आकर के रुकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था या गोदी यार्ड था। इसी को क्या कहते हैं? गोदी बाड़ा बोलते हैं, गोदी यार्ड बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, गोदी यार्ड बोल दीजिए, गोदीवाड़ा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो सबसे बड़ा यह बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में। कई सारे बंदरगाह थे लेकिन यह तो भैया सबसे बड़ा था, जो लोथल है। क्लियर है? इसके अलावा यहां से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल के साक्ष्य एक तो लोथल से मिला हुआ है और दूसरा रंगपुर से मिला हुआ है। चावल का साक्ष्य एक लोथल से और दूसरा रंगपुर से, चावल के साक्ष्य। दोस्तों यह व्यापारिक केंद्र था क्योंकि यह एक बंदरगाह था। तो यहां से नाप तौल के, नाप तौल की प्रणाली, नाप तौल अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, नाप तौल की प्रणाली यानी कि तराजू हो गया, बाट हो गया या माप हो गया, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये भी आप बताएंगे लोथल से। तो नाप तौल की प्रणाली अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से मिला हुआ है तो ये भी आप बताएंगे लोथल से ही मिला हुआ है। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लोथल से तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जैसे यहीं पर दोस्तों एक चित्र मिला हुआ है, जो एक पक्षी है और पक्षी के चोंच में एक मछली है और नीचे एक लोमड़ी है, जो पंचतंत्र की कहानी से मिलती जुलती कहानी है, चित्र है। क्लियर है? तो वो भी कहां से मिला हुआ है? लोथल से। इसके अलावा यहाँ पे युग्म समाधियां भी मिली हुई हैं, युग्म समाधियां, युग्म समाधियां दोस्तों यहां से मिली हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, युग्म समाधियां। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग लोथल। तो लोथल दोस्तों भाल क्षेत्र है गुजरात का, वहां पर है ये। और हाँ ठीक है, इसकी खोज 1954 में SR राव, वही रंगनाथ राव हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने लोथल की खोज की थी। विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह ये है, डॉक यार्ड जिसे बोलते हैं आप, या गोदी यार्ड बोलते हैं, ये सारी बातें एक ही है। तो यह सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है पूरी दुनिया का ही। चावल की भूसी, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चावल की भूसी कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से। तो लोथल ध्यान रखेंगे, चावल की भूसी के लिए जाना जाता है, चावल के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। यहाँ से अग्निवेदियां मिली हुई हैं। अग्निवेदियां दोस्तों दो जगहों से मिली हैं, एक तो लोथल से भी अग्निवेदियां मिली हुई हैं और दूसरा दोस्तों जो कालीबंगा, वो है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा से भी, जो गुजरात में है कालीबंगा, तो कालीबंगा से भी अग्निवेदियों का प्रमाण मिला हुआ है। मनके बनाने की फैक्ट्री यहाँ से मिला हुआ है। तो मनके बनाने की फैक्ट्री एक तो लोथल से, मैंने आपको बताया मनके बनाने की फैक्ट्री एक तो लोथल से और दूसरा चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो वाले क्लास में मैंने मतलब पीछे टॉपिक में मैंने बताया था कि चनहुदड़ो से मनके बनाने की फैक्ट्री मिला। इसके अलावा लोथल से भी मनके बनाने की फैक्ट्री मिलेगी। तो मनके बनाने की फैक्ट्री दोस्तों दो जगहों से, एक लोथल से और दूसरा चनहुदड़ो से। क्लियर है? यह व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती थी, जैसे नाप तौल की प्रणाली, बाट, ये सब मिला हुआ है। ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से दोस्तों युग्म समाधियां मिली हुई, मैंने अभी बताया आपको। जोड़े युग्म समाधियां क्या होता है? जो जोड़े में समाधियां होती हैं। तो युग्म समाधियों के लिए जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से युग्म समाधियां मिली हैं। यहाँ से नाव के चित्र मिले हुए हैं, एक गोदी यार्ड है तो बंदरगाह है, तो नाव के चित्र मिलना स्वाभाविक ही है। यहाँ एक चित्र में ऊपर पक्षी के मुंह में मछली है और नीचे लोमड़ी उसे देख रही है, तो ऐसा चित्र भी मिला हुआ है लोथल से ही। बंदरगाह है, समुद्र के किनारे है, तो वहीं से आप याद करेंगे। घरों के दरवाजे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो घरों के दरवाजे हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, उन सब का जितने भी स्थल हैं, हर घर का जो
दरवाजा है और खिड़कियां, हर घर का जो दरवाजा और खिड़कियां वह मुख्य सड़क की ओर न खुल करके, जैसे मान लीजिए कि ये सड़कें हैं और ये जो मैं बना रहा हूं अभी, ये मान लीजिए कि मकान है, घर है हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर है? तो इनका जो दरवाजा होता था, खिड़कियां, वह मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलता था या साइड की ओर खुला है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन एकमात्र स्थल जो अपवाद है वह लोथल है। लोथल से ऐसे घर मिले हैं, ऐसे मतलब यहाँ का स्ट्रक्चर है जिनके घरों के दरवाजे सामने की ओर भी खुले हैं और पीछे की ओर खुले हैं, और ये एकमात्र है तो इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर भी खुलते थे, तो वह लोथल होगा। लोथल एकमात्र ऐसा है जहां से घरों के खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो मुख्य की ओर भी खुलते थे, पीछे की ओर। ऐसा अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह एक बंदरगाह था और व्यापारी लोग रहते थे, तो घरों में अपने जो माल था, जो सामान था, उसको घरों में बार बार रखना और फिर बार बार निकालना, तो दोनों तरफ दरवाजा रहेगा तो इनके लिए आसान होगा, है ना, ये व्यापारिक गतिविधियां करना। नहीं तो क्या होगा, उन्हें बार बार घर के पीछे से घूम करके और तब घर में रखना होगा, तो उन्हें थोड़ी कठिनाई होती होगी, ऐसा विद्वान अनुमान लगाते हैं। क्लियर है? और एक फैक्ट था, महत्व, व्यापार और समुद्री गतिविधियों का यह मुख्य केंद्र था। और एक फैक्ट और है कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि विदेशी व्यापार का केंद्र क्या था, विदेशी व्यापार का केंद्र क्या था, यानी कि कहाँ से विदेशी व्यापार होता था, तो दोस्तों देखिए, आप खुद सोच करके देखिए कि हमारा ये पश्चिमी इंडिया का एक क्षेत्र है, ठीक है, इंडिया का क्षेत्र है, ऐसे यूं समझिए, ये गुजरात है, हमारा गुजरात है, और ये अरब सागर है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, तो मैंने अभी बताया था जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा लोथल है। तो जब भी समुद्र से विदेशी व्यापार होता था तो वह लोथल से ही होता था। बाकी हड़प्पा सभ्यता में यहीं से दूसरी सारी वस्तुएं पहुंचाई जाती थी लोथल से ही, तो लोथल ही केंद्र हुआ करता था विदेशी व्यापार का। अच्छा, विदेशी व्यापार ये किसके साथ करते थे, तो दोस्तों यह किसके साथ विदेशी व्यापार करते थे, तो यह मिस्र के साथ विदेशी व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता के साथ, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, बहरीन के साथ, जिसे दिलमन बोलते थे, दिलमन बहरीन के साथ ये व्यापार करते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्थल थे, लेकिन ध्यान रखना है किसके साथ व्यापार नहीं करते थे, तो चीन के साथ ये व्यापार नहीं करते थे, चीन के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था, तो चीन के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था, ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब सुरकोटदा है दोस्तों, सुरकोटदा जो है यह गुजरात में है, और यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसके बारे में बार बार जो फैक्ट पूछा जाता है वह घोड़े को लेकर के पूछा जाता है, जो सुरकोटदा है। तो इसका स्थान दोस्तों यह कच्छ में, यह धौलावीरा के जस्ट बगल में है, और जिसने धौलावीरा की खोज की है उन्होंने ही उसी टाइम लगभग सुरकोटदा की भी खोज की है। तो इसके बारे में जो विशेष बात है वो यही है दोस्तों, देखिए स्थान इसका कच्छ गुजरात, यह धौलावीरा के जस्ट बगल में ही है इसका लोकेशन, तो यह कच्छ गुजरात के क्षेत्र में है। और 1964 में इसको भी जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था, और देखिए जेपी जोशी ने ही धौलावीरा की भी खोज की है, मैंने अभी बताया था आपको। तो जेपी जोशी द्वारा ये सुरकोटदा की भी खोज की गई और धौलावीरा की भी खोज की गई। तो खोजकर्ता, इसके बारे में खोजकर्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धौलावीरा का इंपॉर्टेंट है कि उसकी खोज किसने की है, जेपी जोशी द्वारा खोज किया गया था। यह घोड़े की हड्डियों के अवशेष जो हड़प्पा सभ्यता में अद्वितीय है, मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला हुआ है, कई सारी पशुओं का साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे पशु हैं दोस्तों, लेकिन शेर तो बिल्कुल नहीं है, शेर बिल्कुल नहीं है। जो सबसे ज्यादा है तो उनमें दोस्तों क्या ध्यान रखेंगे, एक तो बैल या कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय भी है, सबसे ज्यादा चित्र इसी के मिले हैं, बैल या कुबड़ वाला सांड, और दूसरा दोस्तों कुबड़ वाला सांड। तो एक तो ये हो गया या बैल हो गया, और दूसरा आपको ध्यान रखना है एक श्रृंगी पशु जो गैंडे से मिलता जुलता है, लेकिन गैंडा नहीं है, एक श्रृंगी पशु। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों गेंडा हो गया, बकरी हो गई, ऐसे बहुत सारे चित्र यहाँ पे मिले हुए हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि गाय का कोई चित्र नहीं मिला है। देखिए बैल मिला हुआ है, कुबड़ वाला सांड का चित्र मिला हुआ है, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिला है। गाय के साक्ष्य मिले हैं,
क्योंकि बैल और कुबड़ वाला सांड है तो गाय के साक्ष्य तो हैं, लेकिन गाय का कोई चित्र नहीं है, तो गाय का चित्र नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शेर तो किसी भी तरीके से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और घोड़े पर विवाद है दोस्तों, घोड़ा जो घोड़ा है, घोड़े पर विवाद है। घोड़ा मिला है कि नहीं मिला है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, यह घोड़े का अवशेष नहीं है, घोड़े जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा जानवर है उसका अवशेष है, उसका यह मतलब एक तरीके से वो है, हड्डी है। और इसीलिए दोस्तों यह ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा मिला या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मैंने आपको बताया था ये, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि घोड़े की हड़प्पा सभ्यता से किस पशु का साक्ष्य नहीं मिला है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए हड़प्पा सभ्यता से किस पशु का साक्ष्य नहीं मिला है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर देखिए ऑप्शन में आ गया जैसे बकरी लिखा हो, बकरी, अगर ऑप्शन में दोस्तों बाघ लिखा हो, बाघ, बकरी हो गया, बाघ हो गया, इसके अलावा दोस्तों गेंडा हो गया, गेंडा, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन हो जाए शेर, एक ऑप्शन क्या हो जाए, शेर, तो आप हमेशा किसको टिक करेंगे, शेर को, क्योंकि शेर तो मैंने अभी बताया कि बिल्कुल मिला ही नहीं है, शेर तो बिल्कुल मिला ही नहीं है, तो शेर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहां पे घोड़ा हो जाए तब क्या होगा, घोड़ा हो जाए तब क्या होगा, तो घोड़ा तो विवादित है, मिला भी है नहीं भी मिला है, तो इस मामले में भी शेर हो जाएगा, इस मामले में भी क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर शेर की जगह पे दोस्तों, शेर की जगह पर हम किसी ऐसे पशु को लेते हैं जो यहां पर उपस्थित है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बकरी हो गया, बाघ हो गया, घोड़ा हो गया और गेंडा हो गया, गेंडा। तो देखिए इसके पहले घोड़ा और शेर दोनों था तो हमने शेर को चुनाव किया था, लेकिन अब हम किसको चुनाव करेंगे, घोड़ा को, क्योंकि बाकी तीनों तो गारंटेड मिले हैं, घोड़ा नहीं मिला है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो घोड़े को हम ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो घोड़े को लेकर के विवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथी दोस्तों बड़े पैमाने पर मिले हुए हैं, हाथी को लेकर के आपको डाउट नहीं रखना है, हाथी मिला है और गुजरात से मिले हैं, ठीक है, गुजरात के लोग हाथियों को पालते थे। विद्वानों में मतभेद है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु विद्वानों में मतभेद है, क्लियर है। और घोड़े की ये सुरकोटदा का जैसे ही नाम आएगा, यह सुरकोटदा केवल एक ही चीज के लिए पूछा ही जाता है, किसके लिए, घोड़े के अवशेष के लिए, क्लियर है दोस्तों। कालीबंगा, तो कालीबंगा कहां पे है, कालीबंगा कहां पे है, कालीबंगा है दोस्तों राजस्थान में। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है जो कालीबंगा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है, हनुमानगढ़ी में है, ये आपको ध्यान रखना है जो कालीबंगा है। अगर आपसे नदी पूछा जाए, नदी, तो नदी दोस्तों कौन सा होगा, कौन सी नदी होगी, घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी, तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, अर्थ, कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो जो इसका अर्थ होता है कालीबंगा का, उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये कहां पे है, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता दोस्तों क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यह दोस्तों जो कालीबंगा है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जूते हुए खेत, जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला हुआ है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से। इसके अलावा चूड़ियां यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर मिली हैं, चूड़ियां यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर मिली हुई हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि कच्चे ईंटों, कच्ची ईंटें मतलब धूप में सुखाई हुई ईंटें, बाकी हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से पकी हुई ईंटें मिली हैं, लेकिन कालीबंगा से कच्ची ईंटें मिली हैं, कालीबंगा से कच्ची ईंटें मिली हैं। और वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं, चनहुदड़ों से। तो वक्राकार ईंटें चनहुदड़ों से और कच्ची ईंटें दोस्तों कहां से मिली हैं, कालीबंगा से, जो कि कैसी होती थी, अलंकृत होती थी, अलंकृत मतलब सजावट हुआ था उस पर, उसको खुरच करके उस पर ईंटों पर, कच्ची ईंटों को खुरच करके दोस्तों उस पर क्या बनाया गया, उसको अलंकृत किया गया है। ये भी कहां से हुआ है, कालीबंगा से हुआ है। तो ये सो इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बताया है, और ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे इसको। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में है, वहां से ये
स्थित है। 1953 में दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने किया था, तो ये दोस्तों अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है 1953 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष ने। खेतों में हल के निशान मिले हैं, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो प्राचीन कृषि का प्रमाण है। अग्निवेदियां यहाँ से मिली हुई हैं। अग्निवेदियां दोस्तों दो स्थल से मिली हुई हैं, एक तो कालीबंगा से अग्निवेदियां मिली हुई हैं और दूसरा लोथल से। दूसरा कहाँ से? लोथल से। मैंने आपको बताया था जब लोथल अभी बता रहे थे, तो लोथल से दोस्तों दो स्थानों पर, लोथल में जब हम देख रहे थे तो एक तो लोथल एक कालीबंगा, ये दो स्थानों पे हमें अग्निवेदियां मिली हुई हैं, है ना। अग्निवेदियां पूछा जाता है आपसे, अग्निवेदियां दो स्थानों पर हैं, एक कालीबंगा और दूसरा लोथल। इन दोनों स्थलों से हमें अग्निवेदियां मिली हुई हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत हैं। कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का बना हुआ मकान मिला है हमें, जो कच्ची ईंटें भी होती थी और पक्की ईंटें भी होती थी, तो दोनों का मिक्सअप यहाँ पे है। ईंट अलंकृत, अलंकृत ईंटों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो अलंकृत ईंटें भी दोस्तों कालीबंगा से मिली हुई हैं। ये अलंकृत ईंटों के रूप में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्लियर है? अब बनावली देख लेते हैं दोस्तों। बनावली हरियाणा में है, इसके बारे में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता, केवल 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं। एक तो ये कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद में है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और दो चीज़ें यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी का हल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मिट्टी का हल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसके आगे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ से मिट्टी का हल आपसे पूछा जाता है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला हुआ है, तो वो बनावली से मिला हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बड़े पैमाने पे जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? जौ के साक्ष्य। तो जौ के साक्ष्य भी बनावली से बड़े पैमाने पे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया है, ये भी हरियाणा में है। ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में। और हरियाणा में दोस्तों हिसार जिले में है ये, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में स्थित है ये। 1963 में सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई, 1963 में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे जो खोज करता है अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। उसमें एक खोजकर्ता होता है और दूसरा उत्खनन करता होता है। तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि कौन खोज करता है और कौन उत्खनन करता है। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उन्हीं नामों का चयन किया है यहाँ पे। क्लियर है? इसकी विशेषताएं, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो राखी गढ़ी है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में स्थित है। और वैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो। मैंने आपको क्या बताया था? मोहनजोदड़ो। क्या बताया था? मोहनजोदड़ो। अरे भाई क्या लिख दिया मैंने? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन होगा? तो वो होगा दोस्तों राखी गढ़ी। क्लियर है? यहाँ से मानव कंकाल, गहने और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। तो ये जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों ये सब आपसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत सारे जगहों से मिले हुए हैं। अफगानिस्तान में दोस्तों दो स्थल और भी हैं, सुरतागोई और मुंडी काक। ये दो स्थल कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में है। एक सुरतागोई है और दूसरा मुंडी काक है। ये दोनों अफगानिस्तान के दो स्थल हैं, एक सुरतागोई, दूसरा मुंडी काक। पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरतागोई एवं मुंडी काक कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दो स्थल जो हैं वो कहाँ पे हैं? ये अफगानिस्तान के दो स्थल है। क्लियर है? पाकिस्तान के तो मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो और एक चरनोदड़ो। ये तीनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो कुछ इसमें नहीं है और जो इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? जो कुछ इसमें नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट भी होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ध्यान से समझना आपको, जैसे कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़, तो दोस्तों रोपड़ कहाँ पे है? यह पंजाब में है। इसका केवल स्थान पूछा जाएगा आपसे। रोपड़ कहाँ पे होगा? पंजाब में होगा, पंजाब में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल आप ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा स्थान है? आलमगीरपुर। ठीक है, मैंने आपको बताया था। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा
मांडा दोस्तों, मांडा ध्यान रखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों दैमाबाद, और दैमाबाद से क्या मिला हुआ है, यह महाराष्ट्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दैमाबाद से क्या मिला हुआ है, तो दोस्तों दैमाबाद से तांबे का वो बैलगाड़ी मिला हुआ है दैमाबाद से, तो ये आप नोट कर लेंगे, तांबे का बैलगाड़ी। आगे मिलेगा आपको हमारी इसी क्लास में, आगे इसी में मिला हुआ है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर दोस्तों, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर है। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं, तो हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से क्या क्या मिला हुआ है, उन सब का एक समरी होगा जो आप बिल्कुल लिस्ट बना करके है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और जो कुछ एक आध स्थल दोस्तों इसमें नहीं भी होंगे तो उसको मैं इसमें ऐड करके पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो सब शामिल कर लिए गए हैं, जो कम इंपॉर्टेंट थे उनको भी शामिल कर लिए गए हैं। अगर फिर भी कभी एक आध छूट गया होगा तो मैं आपको इस पीडीएफ में ऐड करके भेज दूंगा, तो पीडीएफ में अभी आपको इस क्लास के बाद ही भेज दूंगा, वो आप देख लेंगे हमारे ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है, हड़प्पा से हम लोग देखते हैं तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये हड़प्पा से मिला हुआ है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाल अन्नागार, कभी आपसे पूछे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला हुआ है, तो विशाल अन्नागार भी दोस्तों हड़प्पा से मिला हुआ है। और इसके अलावा स्वास्तिक एवं चक्र के चिन्ह, तो स्वास्तिक का चिन्ह किसका दिया हुआ देन है दोस्तों, हड़प्पा वासियों का ही देन है। हड़प्पा वासी ही दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह भारत को दिए हैं, यानी स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले यूज किसने किया था, स्वास्तिक एवं चक्र का चिन्ह सबसे पहले यूज किसने किया था, हड़प्पा वासियों ने ही यूज किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों श्रमिक आवास लिख लेंगे आप, श्रमिक आवास कहां से मिला हुआ है, श्रमिक आवास, तो श्रमिक आवास दोस्तों हड़प्पा से। देखिए श्रमिक आवास हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पे दोस्तों हड़प्पा से मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं, और सबसे ज्यादा वस्तुएं तो यहीं से मिली हैं जो मोहनजोदड़ो है। क्लियर है। यहां से बृहद स्नानागार, जिसको हम लोग ग्रेट बॉथ बोलते हैं, ग्रेट बॉथ बोलते हैं, तो ग्रेट बॉथ है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है यहाँ पे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और दोस्तों यहीं पर एक तो कांसे की नर्तकी, दो मूर्तियां आप ध्यान रखेंगे, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जिसे हम लोग डांसिंग गर्ल बोलते हैं, तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, और दूसरा इसी में दोस्तों पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति भी मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। तो पुजारी की मूर्ति अगर कभी आपसे पूछा जाएगा पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो भी आप किसको बताएंगे, मोहनजोदड़ो। क्लियर है। मुद्रा या मुहर पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ का जो चित्र है दोस्तों, पशुपतिनाथ का चित्र, ये भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, अच्छा हड़प्पावासी दोस्तों सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा दोनों ही यूज करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पावासी सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा दोनों यूज करते थे, और कपास उपजाते थे तो सूती कपड़ा तो यूज करेंगे ही। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, है ना, ये सब कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको पहले बता रखा है सामाजिक स्थिति में इनके। और सबसे ज्यादा मुहरें कहां से मिली हैं, सबसे ज्यादा मुहरें दोस्तों, अब देखिए जो मुहरें हैं उस पर विवाद है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं मिला है, तो उसमें दोस्तों कई सारी वस्तुएं होती हैं। एक ऑप्शन होता है मुद्रा, तो आप उस टाइम पे ये मान लेंगे कि मुद्रा नहीं मिली हुई है। क्लियर है, मुद्रा। लेकिन कई सारे विद्वान जो होते हैं वह मुहरों में से कुछ चुनाव करते हैं जो कि मुहरों से थोड़ा अलग होते हैं, तो वो उसको मुद्रा मानते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर ये भी निर्भर करेगा कि मुद्रा मिला है या मुद्रा नहीं मिला है। क्लियर है। लेकिन आप अगर हाँ नहीं 50-50 है तो आप नहीं की ओर जाएंगे कि मुद्रा नहीं है भैया, ये तो वस्तु विनिमय करते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। लेकिन आपकी मजबूरी हो जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हड़प्पा से क्या नहीं मिला हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा से क्या नहीं मिला हुआ है, तो जैसे आ जाए स्टेडियम, क्या आ जाए, स्टेडियम आ जाए, स्टेडियम आ जाए। इसके अलावा आ जाए दोस्तों कुआं, कुआं आ जाए। इसके अलावा आ जाए दोस्तों मुद्रा, मुद्रा आ जाए। और एक ऑप्शन और भी हो, मान लेते हैं हम कि कोई एक ऑप्शन और हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं शीशा या कंघी, दर्पण ले लेते हैं, दर्पण, दर्पण ले लेते हैं। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं मिला हुआ है, तो आप देखिए स्टेडियम भी मिला हुआ है धौलावीरा से, कुआं तो हर घर में बना हुआ होता था, और दर्पण तो चंदहुदड़ो से मिला हुआ है। तो इसमें दोस्तों हम बताएंगे मुद्रा, क्या बताएंगे, मुद्रा बताएंगे। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों ऑप्शन हो जाए,
अगर यहीं पर ऑप्शन हो जाए, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पे, देखिए मुद्रा तो वहीं पर बना हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों साइकिल, साइकिल, या हमने रख दिया कोई भी मोटर, मोटर रख दिया, मोटर, क्योंकि ये बैलगाड़ी का यूज करते थे तो मोटर लिख दिया। तो अब देखिए मुद्रा और मोटर, तो 100% दोस्तों साइकिल या मोटर तो नहीं मिला है, साइकिल या मोटर का साक्ष्य तो नहीं मिला है। तो इस मामले में हम ये मान लेंगे कि नहीं मुद्रा तो होगा, मुद्रा विवादित है, मुद्रा विवादित है। लेकिन आप हमेशा ना मान करके चलेंगे मुद्रा को कि नहीं मुद्रा नहीं हो है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी मजबूरी हो तो आप मान लेंगे उसको। क्लियर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बृहद स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इसके अलावा पुरोहित की मूर्ति, मुद्रा मुहर पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति जिनके चारों तरफ पशुओं का चित्र है, ये मैंने आपको बताया था। सूती कपड़ा, सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त होने वाला स्थल है, ये सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त होने वाला स्थल है। पुरोहित की मूर्ति, मोहनजोदड़ो के हर घर से कुआं मिला है, मोहनजोदड़ो के हर घर से कुआं मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग चनहुदड़ो, और दोस्तों हड़प्पा मोहनजोदड़ो को ही राजधानी भी मानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो को ही राजधानी। अब देखिए चनहुदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है, तो वक्राकार ईंटें, क्योंकि ये लोग कलाकार थे तो वक्राकार ईंटें आप ध्यान रखेंगे। लिपस्टिक एवं सिंदूर, साज सज्जा वाले कौन है, चनहुदड़ो, मैके, याद है आपको मैके, तो मैके से याद कर सकते हैं, मैके दोस्तों इन्होंने, मैके ने ही इसका उत्खनन किया था और ये सब वस्तुओं को प्राप्त किया था। तो लिपस्टिक एवं सिंदूर आप ध्यान रखेंगे। कोई भी लड़की अपने मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो साज सज्जा करके जाती है, कुछ इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया और वस्तुएं क्या क्या निकाली गई, लिपस्टिक एवं सिंदूर, वक्राकार ईंटें, कंघा, दर्पण, और इसके अलावा मनके बनाने की फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मनका बनाने की फैक्ट्री लोथल से भी प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, ईंट पर, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता है तो उसके पंजे का निशान छपा हुआ है दोस्तों, ये भी चनहुदड़ो से मिला हुआ है क्योंकि कलाकार टाइप के लोग हैं। अब देखिए कालीबंगा, यहाँ से तो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिलेंगी। तो 7 अग्नि वेदिका, और अग्नि वेदिका के मामले में 2 स्थल हैं, एक तो कालीबंगा है और दूसरा लोथल है, एक कालीबंगा दूसरा लोथल। तो 7 अग्नि वेदिका है, यहाँ से 7 अग्नि वेदिका हैं, अग्नि वेदिका के लिए कालीबंगा। इसके अलावा जूते हुए खेत का साक्ष्य, और दोस्तों अग्नि वेदिका के बारे में पूछा जाता है, आप याद कर लेंगे। जूते हुए खेत का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। लेकिन वहीं अगर हल पूछा जाएगा तो हल कहाँ से, बनावली से, हल बनावली से, लेकिन हल के निशान कालीबंगा से। कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर हल पूछा जाएगा तो जो बनावली है, और अगर आपसे पूछा जाएगा हल के निशान तो वो कहां पे होगा, वो होगा कालीबंगा। क्लियर है। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां यहां से मिली हुई हैं कालीबंगा से ही। कच्ची ईंटों के मकान, यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिले हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा दोस्तों ये राजस्थान में है तो हो सकता है कि वहाँ पे ईंधन वगैरह ना रहा हो। कई सारे मतलब बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो राजस्थान का मरुस्थलीकरण हुआ है वो उसके बाद हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं पहले से ही था। तो आप ऐसे मान के चले कि उस टाइम भी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र रहा होगा, तो वहाँ पर लोगों को ईंधन नहीं मिलता होगा, और ईंधन नहीं मिलता होगा तो वो ईंटों को पका नहीं पाते होंगे, तो वो धूप में सुखाते थे। तो ये जो कालीबंगा में ईंटें मिली हैं वो मैक्सिमम कैसी हैं, कच्ची ईंटें हैं, यानी कि धूप में सुखाई हुई ईंटें हैं। तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि कच्ची ईंटें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। इसके अलावा कच्ची हैं तो उसको खुरच करके उस पर चित्र बनाया जाता था। तो अलंकृत ईंटें पूछा जाएगा तो वो भी आप बताएंगे कालीबंगा से। क्लियर है। लोथल से विशाल बंदरगाह मैंने आपको बता दिया है, विशाल बंदरगाह दोस्तों याद रखेंगे, विशाल बंदरगाह है ना, गोदी यार्ड के लिए ही जाना जाता था। धान या चावल के साक्ष्य ये भी लोथल से, और धान या चावल के ही साक्ष्य दोस्तों रंगपुर से भी मिला हुआ है, रंगपुर, रंगपुर। तो ये भी ध्यान रखना है, धान या चावल के साक्ष्य दोस्तों एक तो लोथल है, दूसरा रंगपुर। धान की भूसी एक ही बात है। 3 युगल समाधियां, ये युगल समाधियां के लिए भी जाना जाता है जो लोथल है, युगल समाधियां, युग्म समाधियां जिसे बोलते हैं। मनका उद्योग, मनका उद्योग एक तो लोथल है, दूसरा चनहुदड़ो है, मैंने आपको बताया है। मनका बनाने की फैक्ट्री, अच्छा बार बार मैं मनका बोलता हूं, मनके का अर्थ क्या होता है, मोती जो माला पहनते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। माप तौल और तराजू बाट, अगर आपसे पूछा जाएगा माप तौल और तराजू बाट के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है तो वो भी लोथल। दिशा मापक यंत्र भी यहां से मिला हुआ है जिसे आप लोग कंपास बोलते हैं, तो लोथल से कंपास भी मिला हुआ है दोस्तों, लेकिन वह आधुनिक कंपास जैसा नहीं है, वह
मतलब दूसरे टाइप का है, बिल्कुल अलग है। और कई सारे लोग उसको कंपास मानते हैं, कई सारे लोग कुछ और मानते हैं। तो कंपास, सुरकोटदा, दोस्तों सुरकोटदा से ये ध्यान रखेंगे, एक तो ये समुद्र के किनारे ही था, तो यह एक बंदरगाह था। लेकिन ये पूछा जाता है घोड़े की अस्थियों के लिए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं या घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से होगा, सुरकोटदा से। क्लियर है। बनावली से, तो बनावली तो इंपॉर्टेंट है और ये हरियाणा में हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनावली रंगोई नदी के किनारे है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसको कैसे भूल सकते हैं। यह हल की आकृति वाले मिट्टी का खिलौना मिला है। तो हल का साक्ष्य मतलब हल के रूप में, जैसे मिट्टी जो हल होता है उसका मिट्टी का एक खिलौना बना हुआ है जो हल जैसा है, तो वो हल का साक्ष्य हो गया। तो हल कहाँ से मिला हुआ है, भले ही वो खिलौना है, तो हल की आकृति का खिलौना, हल की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला हुआ है, बनावली से, बिल्कुल याद रखेंगे। जौ बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिला हुआ है, जौ, तो जौ के साक्ष्य भी बनावली से। इसके अलावा दोस्तों दैमा, अच्छा ये अलग होगा हेडिंग, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया है। ये दैमाबाद एक स्थल है, दैमाबाद क्या है, एक स्थल है, दैमाबाद एक स्थल है और जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद एक स्थल है जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों दैमाबाद में रथ मिला है जो तांबे का है, रथ मिला है जो तांबे का है। क्लियर है। दैमाबाद एक स्थल है, इस ये अलग स्लाइड में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अभी हम लोग नए हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं ऐसा बेहतर करने का। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को इग्नोर करेंगे और सुधार लेंगे इसको। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों इतना यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने दोनों पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखा होगा और नोट्स बनाया होगा और उसको एक दो बार बीच में रिवीजन कर लेंगे और फिर एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता से आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। बाकी आप दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा फील होता है, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस चैप्टर से, अपनी जो प्रतिक्रिया है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से ही दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि दोस्तों हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार, द स्टडी ओशियन परिवार बन सके। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।